कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो थंबनेल को देखकर ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सो द टॉपिक है रिलेटेड कि काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट किस तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हैं कि वो उसमें से अपनी मनपसंद कॉलेज या मनपसंद ब्रांच निकालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको इस काउंसलिंग सिस्टम में वो उलझे हुए हैं। इससे बाहर निकलकर वो एक अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच निकाल पाएँ, क्योंकि जो एडमिशन्स की डेट हैं वो जल्द ही क्लोज़ होने वाली है और अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स को अपना एडमिशन सिक्योर भी करना है। तो उसके जितने भी वरीज़ हैं और ऐसा किस वजह से हो रहा है, तो उसकी जड़ तक जाकर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों ट्रैप्ड हुए हैं, उसका क्या रीज़न्स है और किस तरीके से आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है और इससे आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। सो स्टार्टिंग से ही मैं मेरे चैनल पर मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जो परसेंटाइल के बेसिस पर आपकी कितनी रीप रैंक आएगी उसका वीडियो बनाया था। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास रीप रैंक्स अलॉट हुई हैं और किस तरीके से ओबीसी कैंडिडेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसमें को किस तरीके से उसकी रैंक आएगी वो सब मैं पहले बता चुका हूं और काफ़ी सटीक मैंने बताई है मेरे चैनल पर। इतना सटीक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत क्लोज मैंने बताई। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत क्लोज आपको मिलेगी। मैं मानता हूँ मेरे से भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है रीप खुद ही गलतियां करवाने का एक वो है, क्योंकि इनके जो गाइडलाइंस हैं ये कभी भी कुछ भी बदल देते हैं, कुछ भी कभी बता देते हैं। सो कन्फ्यूजन की जो स्टेट है वो खुद रीप कई बार क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इतनी क्लियर गाइडलाइंस इन्होंने अपने जो इनका ब्राउज़र रिलीज़ करते हैं उसके अंदर इतनी क्लियर गाइडलाइंस नहीं मेंशन कर रखी है। तो कई बार कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, जो गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है वो रीप की वजह से ही होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक बहुत सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो मैंने जो प्रिडिक्टेड आपको परसेंटाइल के बेसिस पर रीप रैंक बताई थी वो आप वापस जाकर भी देख सकते हो। मैंने बहुत क्लोज बताई थी। उसमें भी एक दो स्टूडेंट आ गए थे कि उनको बिल्कुल ही सटीक चाहिए थी, कि एकदम ही सटीक चाहिए थी, थोड़ी ऊपर नीचे भी नहीं चाहिए थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि एकदम सटीक तो जो बाबा लोग होते हैं उनको अपनी हस्तरेखा दिखाओ तो वही एकदम सटीक बता सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इतना वेरिएशन होता है परसेंटाइल का, तो इतना एग्जैक्ट नहीं है। बट फिर भी मैंने बहुत क्लोज आपको बताया था। इसके बाद अपवर्ड में क्या क्या होने वाला है, इस बार मैंने अपवर्ड का पहले ही बता दिया था कि इस बार अपवर्ड में ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप मेरे वीडियोस उठा के देख सकते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ नो चेंज की सिचुएशन बनी रहेगी। तो वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका था। ऑनलाइन प्रोसेस से किस तरीके से एडमिशन करा सकते हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग करानी है, हर चीज़ मैंने आपको पहले से पहले यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उसके बाद कट ऑफ लास्ट तक हाई अभी तक क्यों बनी हुई है इसके बारे में भी अपने पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूं। आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं और आगे भी क्या होने वाला है उसकी भी नॉलेज मुझे है, बट इन एडवांस मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूं क्योंकि ऑफिशियली नहीं है। बट क्या क्या आगे होगा उसकी मुझे पूरी नॉलेज है कि आगे और को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट अभी ऑफिशियली कुछ भी रिलीज़ नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे मीडियम को, अच्छी जहाँ आपको बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिल रहा है और जहाँ आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है वहाँ सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर आज ही मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बेस बहुत अच्छा होता तो ये आवाज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती। बट यही है कि सब्सक्रिप्शन बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीच उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे चैनल की, तो सभी तक नहीं पहुंच पाती है और सभी तक नहीं पहुंच पाएगी तो जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। सुधार की बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि जड़ तक जो प्रॉब्लम है वो सभी को नहीं पता है कि जड़ तक क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या फेस कर रहा है, सिस्टम की वजह से उसको क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर स्टूडेंट्स के हित की बात की जाती है उनको भी आपको सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग जो अभी तक भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं,
सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पर्पज़ आप लोगों से किसी भी तरह की अर्निंग करने का नहीं है, मैं किसी तरह की पेड काउंसलिंग नहीं देता। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, सब कुछ बस आपके कहने पर ही कर देता हूँ। अगर मेरे को एक दो स्टूडेंट भी कहते हैं कमेंट कर सर इस पे वीडियो बना दो, तो मैं बना देता हूँ। मुझे पता है कि उस पर कितने लोग व्यू करने वाले नहीं करने वाले, लेकिन एक दो स्टूडेंट के लिए भी मैं वो बना देता हूँ। आपकी जितनी भी क्वेरीज आती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट आंसर लगता है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लेवल तक भी पहुँचाया है। तो वो मेरे समझदार सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। जिनको ये समझ है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको आगे बढ़ाना है, उनको ये तो समझ है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप चीज़ों को समझें, समझदार बने। जब आप समझदार बनेंगे तभी आप अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे, और मुझे सपोर्ट करने से आप आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनकी भी हेल्प होगी। और जितना मेरा सब्सक्रिप्शन बेस अच्छा होगा उतना ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगा और उतनी ही दूर तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ट्रैप्ड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जिनकी अच्छी परसेंटाइल है, तो वो CSAB की काउंसलिंग भी देख रहे हैं और अभी तक उनका वहाँ पर CSAB की काउंसलिंग में भी स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक उसके राउंड चल रहे हैं और उसमें और भी टाइम लगने वाला है, और वो टाइम 15 अगस्त तक के बाद का है। और रीप काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन क्लोजिंग की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है। तो स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक CSAB की काउंसलिंग में उलझे हुए हैं। उन्होंने अपनी जो सीट है रीप में भी होल्ड करा रखी है, और करानी भी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है, तो वो अपनी सीट तो होल्ड करके रखेंगे ही। यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक अपनी रीप के अंदर सीट सेव करा रखी है, क्योंकि यहाँ पर उनको 10,000 पे करने थे। उन्होंने वो पे करके अपनी सीट कंफर्म करा दी है। और अब फिज़िकल रिपोर्टिंग आ गई है, तो वो फिज़िकल रिपोर्टिंग भी कर देंगे। तो उसके अंदर उनकी सेमेस्टर फ़ीस का वो मानकर चल रहे हैं कि सेमेस्टर फ़ीस का लॉस होगा, तो वो आगे भी प्रोसीड कर रहे हैं। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग भी उनको मजबूरी में करनी पड़ रही है, और फिज़िकल रिपोर्टिंग करने के बाद भी सीट खाली होने की उतनी उम्मीद नहीं बन रही है, क्योंकि जब तक CSAB का स्टेटस क्लियर नहीं होगा टॉपर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अपनी रीप के हर राउंड में वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो अभी फिज़िकल रिपोर्टिंग डन हो रही है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स ने फ़ीस भी डिपॉजिट कर दी है, डॉक्यूमेंट भी डिपॉजिट कर दिए हैं। तो टॉपर स्टूडेंट्स ने भी कर दिए, और वो सब अपनी सीट को रीप के थ्रू भी सेव करके चल रहे हैं। रीप में एडमिशन लेने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अलॉटेड कॉलेज से या अलॉटेड ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हैं। वो जो चाहते थे उनको वो नहीं मिली है। तो अभी काउंसलिंग के तो सारे राउंड ख़त्म हो गए हैं। जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग थी जिसको रीप ने कंडक्ट कराया था, उसके सारे राउंड कंडक्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि अपवर्ड में कुछ अच्छा मिल जाए, अपवर्ड के 2 राउंड हो गए, बट मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बार अपवर्ड में कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला है। वही ज़्यादातर नो चेंज आएगा। उसका रीज़न मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अब स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गया है, इस वजह से ट्रैप हो गया है। एक तो CSAB की वजह से ट्रैप्ड है, एक रीप के जो डेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, वो इस तरीके से हैं कि उसमें भी स्टूडेंट ट्रैप हो गया है। और जो रीप के जो डेडलाइन है उसके लिए रीप अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो डेट्स होती हैं ये सेंटर की तरफ से पूरे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होती हैं जो AICTE अप्रूव्ड होते हैं, तो उनको ये डेडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। तो जितने भी इंडिया के AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनको 14 अगस्त तक एडमिशन कंप्लीट करने हैं, तो रीप को भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा है। और इसके अंदर जो लास्ट डेट है विड्रॉ एडमिशन कराने की वो 11 अगस्त है। अगर आप फुल फ़ी रिफ़ंड के साथ एडमिशन कराते हैं तो वो 11 अगस्त है। बट इसको भी रीप ने कहीं पर भी अपने उसमें नहीं मेंशन कर रखा है 11 अगस्त। ये तो मैं अपनी नॉलेज से आपको बता रहा हूँ, बट रीप ने अपने कहीं पर भी गाइडलाइंस में ये नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है एज़ पर AICTE गाइडलाइंस, एज़ पर AICTE गाइडलाइंस। AICTE ने अपने गाइडलाइंस डिक्लेयर कर रखे हैं। जब AICTE ने भी क्लियर कर रखा है कि 11 अगस्त डेट है, तो रीप ने अब वहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो ऐसा रीप जानबूझकर करता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स कॉलेज से अपनी फ़ीस रिफ़ंड लें, जबकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब AICTE ने डेट्स क्लियर कर रखी हैं तो उनको वहाँ पर लिख देना चाहिए था कि 11 अगस्त
अपने जो ब्राउज़र है या जो भी शेड्यूल है उसके अंदर 11 अगस्त मेंशन करके रखना चाहिए था, बट रीप ने नहीं कर रखा है। तो ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो इन्होंने वहाँ पर की हुई है। AICT लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को क्या पता AICT क्या होती है, क्या डेट्स डिक्लेयर करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। स्टूडेंट तो रीप को जानता है, रीप के थ्रू काउंसलिंग करा रहा है, बाकी कौन क्या होता है स्टूडेंट्स पेरेंट्स को क्या पता। तो रीप को मेंशन करना चाहिए कि एज पर AICT 11 अगस्त लास्ट डेट है, इस तक आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। तो ये भी जनरली नहीं लिखते हैं बिकॉज ये प्रेशर में रहते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रेशर में ही रहते हैं, एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो गई, उनको पता चल गया 11 अगस्त को है, तो सीटें खाली रह जाएंगी या और भी दूसरे रीजंस हैं, तो उस प्रेशर की वजह से ये प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हैं। और अगर उसके अंदर आप कैलेंडर को जब ब्राउचर को जाकर देखोगे तो इन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है, उसके अंदर जो AICT का कैलेंडर है वो भी 2024 का ही लगा रखा है। आप जाकर देख लेना, उसके अंदर 2024 की ही इन्होंने डेट्स अभी तक डाल रखी है जो AICT की कैलेंडर की डेट्स होती है। तो ये सब इनकी जानबूझकर की हुई गलतियां होती हैं जिसमें का खामियाजा स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो स्टूडेंट अभी तो इनकी वजह से यहाँ पर उलझा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो रीप के अंदर भी और भी जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको देखने की बिल्कुल कोशिश करेगा। तो उसको एक उम्मीद जगी है कि जो स्पॉट राउंड है या डायरेक्ट एडमिशन का राउंड है, क्या उसमें और कुछ अच्छा मिल जाए, जो अभी मिला है उसमें अच्छा मिल जाए। हर स्टूडेंट पेरेंट अच्छा ही चाहता है, तो वो लास्ट जो भी होपफुल थिंग्स होती हैं वहाँ तक अपने प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स अब देख रहा है कि स्पॉट राउंड में चले जाते हैं। तो स्पॉट राउंड में क्या दिक्कत आएंगी, स्पॉट राउंड में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पॉट राउंड है वो एक्चुअल में जो अलॉटमेंट होगा, फॉर्म तो अभी से भराने शुरू कर दिए हैं, बट स्पॉट का जो अलॉटमेंट होगा वो सभी का 14 अगस्त को ही होगा। 14 अगस्त को कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके आपको बुलाएंगे 14 अगस्त को अपने कैंपस में, वहीं पर आपसे डॉक्यूमेंट फीस लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी से आपसे फिल कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि एडमिशन विड्रॉ की जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है। इसके बाद स्टूडेंट के पास फ़ी लेने का उनके पास कोई भी प्रावधान नहीं है। तो होगा क्या कि अगर स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन में चले जाता है और वहाँ पर उसको सीट पसंद आ जाती है तो उसका जो फीस है वो उसकी डूब जाएगी, वो उसको फीस कैसे मिल पाएगी। कॉलेज तो बिल्कुल एंटाइटल्ड है, वो बोल देगा कि 11 अगस्त थी। वैसे तो कॉलेज 11 अगस्त होते हुए भी नहीं देंगे। मैं बताऊं, प्राइवेट कॉलेज तो 11 अगस्त में भी दिक्कत करेंगे। अगर आप 6, 7, 8 या कभी भी अब एडमिशन को विड्रॉ कराते हो तो भी प्राइवेट कॉलेजेस उसमें दिक्कत करेंगे, और कुछ तो गवर्नमेंट कॉलेज भी फीस लौटाने में 11 अगस्त तक भी दिक्कत करेंगे। क्यों? क्योंकि रीप के ब्राउचर में कहीं मेंशन है नहीं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, स्टूडेंट को भटकाते रहेंगे, और वो काफ़ी कॉलेजेस हैं वो 11 अगस्त तक भी फ़ीस रिफ़ंड करने में दिक्कत करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये किस तरीके से पूरा सिस्टम उलझा हुआ है। कुछ हैं, सभी नहीं हैं, कुछ हैं वो रिटर्न भी कर देंगे, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो 11 अगस्त तक भी रिफ़ंड नहीं करेंगे। और इसके अंदर भी एक ट्विस्ट ये है कि अगर आपने रीप के पोर्टल से फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले करा लिया तो रीप आपका जो 10,000 का जो अमाउंट था उसमें से 1,000 डायरेक्ट करके रिफंड करेगा, और अगर आपने कॉलेज रिपोर्ट कर दिया तो वो सारा पैसा कॉलेज को आ जाएगा। फिर आपको कॉलेज के रिफंड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद एडमिशन कैंसिल कराया है तो फिर वो पैसा आपको कॉलेज से रिफंड कराना पड़ेगा, और कॉलेज से रिफंड कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी स्टूडेंट के पास स्पॉट राउंड से होप करके चल रहे हैं, तो स्टूडेंट को स्पॉट में भी ये दिक्कत आएगी कि पुराने कॉलेज में फ़ीस जमा करी है वो तो रिफ़ंड होगी नहीं, वो तो सीधी बात है। उसके बाद उनके जो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट हैं वो भी निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि स्पॉट के अंदर जब डायरेक्ट एडमिशन अलॉट होगा तो काफ़ी कॉलेज ने तो स्ट्रिक्टली लिख रखा है कि उनको एट द मोमेंट वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो लिखा हुआ है उनके उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस के अंदर कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ओरिजिनल तो वो नेक्स्ट कैंडिडेट को सीट दे देंगे, तो स्पॉट राउंड में आप अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे और फिर कॉलेज ने आपको मना कर दिया तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इस तरीके से उलझ गए हो कि आप अभी रीप से जो सीट मिली है उसको भी नहीं छोड़ सकते, और स्पॉट में अगर ट्राई करोगे तो वहाँ पर आपको, जैसे MBM कॉलेज तो स्ट्रिक्टली आपसे डॉक्यूमेंट उसने लिखा ही हुआ है, तो वो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो और भी कॉलेज मांग सकते हैं, तो अगर कॉलेज ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, अगर उस टाइम आपके पास नहीं, उसने मना कर दिया, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। कॉलेज ने अगर मान लिया आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, हाँ ठीक है, आपको टाइम दे दिया, फीस जमा करने के बाद टाइम दे दिया, तो कुछ नहीं है, आपको कुछ दिनों बाद डॉक्यूमेंट के लिए आप
वहाँ से निकलवा लोगे, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट रखने का किसी को राइट नहीं है। डॉक्यूमेंट तो रिटर्न करने ही होते हैं, बट कॉलेज इतनी आसानी से रिटर्न नहीं करते हैं। बट आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोई ज़बरदस्ती रख नहीं सकता, तो डॉक्यूमेंट तो रिटर्न करने ही होते हैं। सो इस तरीके से ये काफ़ी उलझन में स्टूडेंट इस टाइम पे फंसा हुआ है। और जो डायरेक्ट एडमिशन है फिर वो 14 अगस्त को अलॉट होगा, और उसके अंदर भी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है। अभी स्टूडेंट को लग रहा है कि स्पॉट राउंड में पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिल जाएगा। आप खुद ही सोच के देखें, जब रीप राउंड के अंदर इतनी सारी सीट्स थी, इतनी सारी सीट्स के लिए एडमिशन हुआ था, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज की इसके अंदर 850 सीट्स इंक्लूड थी। 800 मान लीजिए इसको, 800 सीट इंक्लूड थी। जब 800 सीट्स पे ही आपको कुछ नहीं मिला, तो स्पॉट में क्या यहाँ पर 800 सीट थोड़ी खाली होने वाली है। लास्ट ईयर 100 से भी कम सीटें खाली रही थी, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो अगर मान लीजिए 100 सीट भी खाली हो जाती हैं, और वो भी खाली होंगी तो किस में खाली होंगी? आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस या टेक ब्रांचेस में खाली हो जाएं, तो वहाँ तो नहीं होंगी, वो तो इंटरनल स्लाइडिंग से पहले ही फिल हो जाएंगी। तो जनरली जो नॉन पॉपुलर ब्रांचेस होती हैं, कोर ब्रांचेस होती हैं, जिनको जनरली स्टूडेंट कम प्रीफर कर रहा है, वहीं खाली होती है। तो इतना ज़्यादा होपफुल होके मत चलें। आप खुद ही अपना लॉजिक लगा लीजिए कि जब रीप राउंड के अंदर, जहाँ पर एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 800, 1200, 1500 इस तरह की सीट्स थी, जब वहाँ पर ही आपको दिक्कत आई है, तो स्पॉट राउंड में कहाँ से आपको इतनी आसानी से चीज़ें मिलने वाली हैं? गिनती के स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर मिलेंगी। जहाँ पहले 800 स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन था, तो अब वहीं वो, अगर 100 सीट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि इतनी खाली रहेंगी, पर मैक्सिमम इतनी मान लीजिए, तो इन 100 सीट्स के लिए भी अगर 400-500 कैंडिडेट एप्लीकेशन अप्लाई कर देते तो कंपटीशन तो यहाँ पर भी बना हुआ है। सो स्टूडेंट हैं आप, तो स्टूडेंट तो ट्राई करेगा ही एक से एक अच्छा ऑप्शन लेने के लिए, और उसको कन्फ्यूजन है कि फाइनली कहाँ रिपोर्ट करूँ अब। सो CSAP का भी वेट कर रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट्स हो गए, फिर रीप काउंसलिंग की सीट को भी वो फिक्स करके चलना चाह रहे हैं, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि स्पॉट में कंसिडर करें नहीं करें, क्या हो क्या नहीं हो आगे। तो इन सारे कन्फ्यूजन में अभी स्टूडेंट उलझा हुआ है। तो आपको एक तो अपने माइंड को स्टेबल करना होगा, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए सोचना होगा। तो इस तरह की नौबत आती क्यों है, मतलब आपको ट्रैप किसने किया है इस तरह की सिचुएशन में, तो वो होता कैसे है वो मैं बता दूं। इस तरह की जो डेट डिसाइड करते हैं या इस तरह की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिसाइड करते हैं, वो क्यों इस वजह से हो पा रही है। तो होता क्या है कि रीप गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिसको एक नोडल एजेंसी बना देते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर भी लिमिटेड स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है। इनको भी एक प्राइवेट कंपनी हायर करके उसकी हेल्प से ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म रेडी करके काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट कराना पड़ता है, और जो टोटल स्टाफ है वो यहाँ पर भी बहुत लिमिटेड है। तो होता क्या है कि ये जो रीप है, ये स्टूडेंट्स को सुनकर तो काउंसलिंग प्रोसेस बनाएगा नहीं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को तो सुनेगा नहीं रीप। तो होता क्या है कि रीप जो भी प्लानिंग डिसाइड करता है उसके लिए मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, और जनरली 2 कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं जनरली किसी भी स्टेट में, एक तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए और एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। तो जब भी मीटिंग होती है तो इनकी कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं, उनसे राय ली जाती है। तो देखो, कॉलेजेस के पास इस टाइम पे 2 तरीके हैं एडमिशन कराने के। एक तो कॉलेज एडमिशन करा सकता है कि बच्चे पागल हो जाएं उस कॉलेज के पीछे कि नहीं ये बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट प्लेसमेंट है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी है, तो स्टूडेंट उसके पीछे पागल है। कॉलेज ने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है, इतना अच्छा बना लिया है कि बच्चे ही उसके लिए पागल हैं, बच्चे उसके लिए IIT NIT भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। या तो कॉलेज इस लेवल तक पहुंच जाएं, तो इस लेवल तक तो कोई कॉलेज यहाँ पर राजस्थान में पहुंचा हुआ नहीं है, इसके आधा भी नहीं पहुंचा हुआ। प्लेसमेंट की स्थिति बहुत ख़राब है। मजबूरी है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कि जो अवेलेबल है उसमें एडमिशन कराना, क्योंकि आगे की पढ़ाई तो पढ़नी ही है, और इसी मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो उतना लेवल तो किसी ने डेवलप नहीं किया है कि बच्चे पागल हो जाएं कि नहीं हम सारी काउंसलिंग के राउंड छोड़कर हमें तो यही कॉलेज लेना है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह का लेवल अचीव करना, प्लेसमेंट सभी स्टूडेंट्स को दिलाना, एक अच्छी एजुकेशन दिला पाना, या फिर बहुत अच्छी लैब, रिसोर्स, फैकल्टी, वो सब एक बहुत मुश्किल टास्क हो गया है सभी के लिए। सभी पैसा बचाना चाह रहे हैं, लगाना चाह नहीं रहे हैं। जो भी बर्डन है पैसों का वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स पे डाल रहे हैं। तो उनको हमारी वीकनेस पता है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको वीकनेस पता है कि पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चे पढ़ाने ही होंगे, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा।
तो ये क्या है, बच्चा इसमें मजबूर हो जाता है फिर एडमिशन लेने के लिए, इनको ये चीज़ पता है। सो स्टूडेंट को कैसे मजबूर करना है उसको अपने कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, वो ये कॉलेज अच्छे से जानते हैं। और इतने अच्छे तो कॉलेज ये है नहीं कि स्टूडेंट इनके लिए मजबूर हो। तो स्टूडेंट क्यों परेशान है, क्योंकि इतने अच्छे नहीं है इसीलिए वो परेशान है, इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसको मजबूरी में जाकर लेना पड़ रहा है इसलिए वो परेशान है। और अगर ये कुछ एक्स्ट्रा देते भी हैं, कुछ अच्छा कहते भी हैं, तो उसके लिए तो पैसा तो आपकी जेब से लगना ही लगना है एक्स्ट्रा। अगर ये आपको एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे। तो हर चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है, फ्री कुछ भी नहीं मिल रहा है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो होता क्या है कि जब ये डेट्स वगैरह प्लानिंग डिसाइड होती है तो यही होता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो ये वाला मेथड तो जनरली यूज़ नहीं कर पा रहे ज़्यादातर कॉलेज की, अपना लेवल तो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। तो ये तो इससे तो भूल जाइए कि इस लेवल को इंक्रीज़ करके स्टूडेंट इनके पीछे तो पागल है नहीं। दूसरा, इनको मेथड पता चल गया कि स्टूडेंट को मजबूर कर दिया जाए, डेट्स कुछ इस तरीके से डिसाइड कर दी जाए कि स्टूडेंट्स खुद मजबूर हो जाए एडमिशन लेने के लिए। सो काउंसलिंग इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि काउंसलिंग का जो डिज़ाइन मेथड है उससे स्टूडेंट्स खुद ही मजबूर है, मतलब जो भी उसको अवेलेबल चॉइसेस है उसमें जाने के लिए वो अपना दिमाग अब ज़्यादा लगा नहीं पा रहा है। तो इससे सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पहुंच रहा है। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी में रहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मतलब इस काउंसलिंग से ना फिल होकर वो खुद ही फिल करें, वो खुद ही फिल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्राइवेट वाले। तो अगर काउंसलिंग से फिल हो रही हैं उनकी तो भी एडेड एडवांटेज है। तो इनको पता है कि जितना जल्दी जल्दी हम डेट रखेंगे और जितना स्टूडेंट को बाउंड कर देंगे उतना ही स्टूडेंट हमारे कॉलेज के अंदर सीटों में पैक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो फाइनली एट लास्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही मिलने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखा जाए तो वो 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके पीछे स्टूडेंट थोड़ा सा पागल है। एक तो MBM हो गया, एक RTU हो गया और एक CTA उदयपुर हो गया। तो यही कॉलेज एक मान लीजिए जिनके पीछे स्टूडेंट्स थोड़ा सा पागल है। और बाकी इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट एडमिशन ले नहीं ले, सीटें खाली जाएं नहीं जाएं, क्वालिटी इनको इम्प्रूव करनी है या नहीं करनी है उस पर भी इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का इतना ना कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही ये कुछ ज़्यादा रीप को सजेशंस देते हैं किस तरह की काउंसलिंग प्रोसेस डिज़ाइन की, जैसी डिज़ाइन हो जाए जैसा हो जाए वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और एट लास्ट इनकी नाना करते भी इन तीनों कॉलेजेस की सीट तो ऑलमोस्ट फिल हो ही जाती हैं। और इसके अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनकी हालत तो आपको पता ही। अगर इन 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को गवर्नमेंट के छोड़ दिया जाए तो गवर्नमेंट ने तो हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप कर रखे हैं, तो उनकी हालत कैसी है, कितनी दुर्दशा हो रखी है तो वो भी सभी को पता है। इसलिए स्टूडेंट मजबूर हो जाता है प्राइवेट की तरफ भागने के लिए। और एक तरफ अगर पहले की बात की जाए, थोड़े पिछले 10 साल की बात की जाए तो स्टूडेंट पागल था कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे भी सीट मिल जाए। एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको RPT बोलते थे, उस RPT के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए पागल होता था। स्टूडेंट की 500 टॉप 500 में रैंक आती थी तो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलते थे। जहाँ अभी कबूतर मंडरा रहे हैं जिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनमें इतनी चहल पहल हुआ करती थी, इतने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बट वही है टाइम के हिसाब से उन्होंने क्वालिटी पर फोकस नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स वगैरह डेवलप नहीं किए टाइम के साथ, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये शर्म की बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए भी स्टूडेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ उसको मजबूर होना पड़ता है। और जयपुर का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि अभी तक उसके अंदर वहाँ की खुद की फैकल्टी नहीं है, खुद की बिल्डिंग नहीं है। अभी ये 3रा बैच वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, बट अभी तक 3 सालों के अंदर भी उन्होंने कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो क्या कहें, आप समझ गए होंगे ये जो पूरा जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है एक तरीके से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इसका बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी वजह से ना चाहते हुए भी कौन ट्रैप हो रहा है सिस्टम के अंदर, स्टूडेंट ट्रैप हो रहा है। वो मजबूरीवश जो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं उनमें ही एडमिशन उसको ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो स्टूडेंट और पेरेंट्स तो
उनका तो एक ही टारगेट होता है कि उनको कैसे भी अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पर उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो स्टूडेंट तो हर मेथड ट्राई करेगा ही करेगा, हर सिचुएशन को ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो जो स्टूडेंट CSAB को यूज़ कर पा रहे हैं वो उसमें भी अभी तक सीट को लेकर अपनी कोशिश कर रहे हैं, रीप काउंसलिंग में भी सीट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर रीप के अंदर भी अगर स्पॉट या डायरेक्ट में कुछ अच्छा मिले तो स्टूडेंट उसके लिए भी ट्राई कर रहा है। बट मैंने आपको बता दिया कि क्यों इस तरीके से सिस्टम उलझा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस ट्रैप में क्यों उलझे हुए हो, आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या है कि कॉलेजेस ने तो अभी डायरेक्ट एडमिशन की डेट अनाउंस कर दी है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो तो प्रॉपर चैनल का यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइज दे रहे हैं, सब बता रहे हैं। बट प्राइवेट कॉलेजेस ने तो अभी तक ना कोई एडवर्टाइज दिया ना कोई, क्योंकि उनकी इतनी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है ही नहीं। जबकि एडवर्टाइज मैंने बता दिया था कि प्राइवेट को भी देना उतना ही कंपलसरी है, बट उन्होंने ना तो कोई एडवर्टाइज दिए। बट छोड़ो उनकी बात। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट का स्टार्ट कर दी है, अनाउंसेस उनके एडवर्टाइजिंग आने शुरू हो गए हैं। और साथ के साथ अभी रीप की जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी चल रही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और साथ के साथ डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म भी फिल कराने शुरू कर लिए। अभी तक स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि डायरेक्ट एडमिशन में सीट मैट्रिक्स क्या होने वाली है, क्योंकि जब ये फिजिकल राउंड कंप्लीट हो जाएगा, इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी, तभी कॉलेज को सीट मैट्रिक्स पता चल पाएगी। तो एक तरीके से ये भी एक गलत प्रोसेस है कि बिना सीट मैट्रिक्स के स्टूडेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना। क्योंकि जब फॉर्म तब फिल कराए जाते हैं जब आपसे रीप काउंसलिंग के फॉर्म फिल कराए गए थे, तो उससे पहले सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर की हुई थी कि MBM के पास 60 सीट हैं, CSE ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में 120 सीट्स हैं, सिविल में 120 सीट्स हैं। तो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी ही होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने से। तो वहाँ पर इस रूल को भी इन्होंने नहीं फॉलो किया। तो ये रूल भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। विदाउट सीट मैट्रिक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने शुरू कर दिए हैं। उसके लिए 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं उसके अंदर सीट खाली होंगी कि नहीं होंगी। वो फॉर्म भी फिल कर दे, पता चला सीट ही खाली ना हो। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग RTU में मिली है, अगर वो ये चाह रहा है कि मैं स्पॉट में MBM CSE के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई कर लूँ, तो उसको पता ही नहीं है कि सीट मैट्रिक्स है क्या, सीट खाली है कि नहीं खाली। वो तो अभी यही सोचेगा कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म MBM ने निकाल दिए तो सीट तो खाली होगी। तो भाई सीट खाली नहीं रहती है, ज़रूरी नहीं इसमें सीट खाली हो। बहुत कम चांसेस होते हैं CSE जैसी ब्रांच में। आप अगर ये सोच के फॉर्म फिल करोगे कि CSE ब्रांच में सीट खाली मिल जाए, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि CSE ब्रांच में या टेक ब्रांचेस में सीटें आपको खाली देखने के लिए मिलें, क्योंकि वो इंटरनल स्लाइडिंग से फिल हो जाएंगी। हाँ, जो कोर ब्रांचेस हैं, नॉन पॉपुलर ब्रांचेस हैं, जनरली उन्हीं में सीट खाली होती है। तो जो स्टूडेंट अभी बस अंधेरे में इसको फॉर्म को फिल कर देंगे, उनको सीट मैट्रिक्स नहीं पता, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट एक तरीके से इस पूरे सिस्टम में ट्रैप हो चुका है। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसको नहीं पता। और मैं भी आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना तो रीप अथॉरिटी हूँ ना कॉलेज अथॉरिटी हूँ, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये भी एक गलत प्रोसेस है कि बिना सीट मैट्रिक्स के एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट से मांग लेना। पता चला जो सीट्स लास्ट में खाली होने वाली हैं उस कॉलेज में, उसमें जिन्होंने एप्लीकेशन फिल की है, अपना पैसा लगाया है फॉर्म फिल करने में, वो उन ब्रांचेस के लिए मतलब अप्लाई ही ना करना चाहते हों। जब ये सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे तब तक आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो चुकी होगी, और जब ये सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे तो पता चला कि जो ब्रांच आप चाह रहे हैं वो ब्रांच तो अवेलेबल है ही नहीं। तो फिर आपका वो फिल करने का फ़ायदा भी क्या रहा। तो CSE की कोई सीट खाली ही नहीं हुई तो पैसा मतलब आपका वेस्ट। आप तो मतलब CSE के एस्पिरेंट थे, आप यही ट्राई RTU में आपको CSE तो मिली हुई थी, बट आप चाह रहे थे कि MBM में CSE मिल जाए, तो आपने डायरेक्ट में ट्राई करके देखा, आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, लेकिन जब इसकी सीट मैट्रिक्स आई तो पता चला CSE में कोई सीट ही नहीं है, तो आपका वहाँ पर मनी वेस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का रॉन्ग प्रोसेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अगर स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने 3 to 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया, तो 3 to 5 कॉलेजेस में अप्लाई करेगा तो कोई 1000 ले रहा है, कोई 580, 590 इस तरह से ले रहा है। तो 4-5 कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो आपके 2500 से लेके 3500 रुपये तो अप्लाई करने में ही वहाँ पर स्पेंड हो जाएंगे। एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है सीट मिलने की और ब्रांच मिलने की आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट या स्पॉट राउंड में कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो जो सीट मैट्रिक्स है, जनरली सीट मैट्रिक्स अनाउंस तो ये करेंगे, लेकिन तब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे। और सीट मैट्रिक्स अनाउंस होने की जो प्रोबेबल डेट्स हैं वो 11 अगस्त हैं। 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद कभी भी सीट मैट्रिक्स ये अनाउंस कर सकते हैं। सो उसके बाद कॉलेज क्या करता है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब जो भी
रिसीव एप्लीकेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं अपने कैंपस में ऑन द स्पॉट एडमिशन के लिए, जो कि 14 अगस्त है। एंड आफ्टर 11 अगस्त वो डिस्प्ले कर देंगे अपनी वेबसाइट पर जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उनकी क्या परसेंटाइल है, परसेंटाइल वगैरह के साथ मेंशन कर देंगे और किसकी वहाँ पर भी रैंकिंग कॉलेज दे देता है। तो कॉलेज क्या देगा, वहाँ पर अपनी रैंकिंग दे देगा कि किस स्टूडेंट की रैंक फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर कर आपको 11 अगस्त के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर देगा और 14 अगस्त को आपको ऑन द स्पॉट बुलाकर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ वहाँ पर जाना होगा। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, इन केस डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और आपने पहले भी अपनी सीट है वो रीप काउंसलिंग वाले कॉलेज में सेव कर रखी थी, तो आपकी जो सीट है वो आप कैंसिल वहाँ से करा लोगे या नहीं, उसमें फिर जाओगे तो वो कैंसिल हो ही जाएगी। तो उसके बाद आपने जो फीस डिपॉजिट की है, तो वो फीस डिपॉजिट आपने की है वो नहीं मिल पाएगी इनके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फीस डिपॉजिशन की जो लास्ट डेट है 11 अगस्त है, तो आपकी फ़ीस डिपॉजिट जो आपने की है वो नहीं मिल पाएगी और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करवाने के लिए भी कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तो ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कोई ज़बरदस्ती रख नहीं सकता, तो इनको पता है, बट आपको परेशान ज़रूर कर सकते हैं, बट एज़ पर रूल्स ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशान करता है उसके क्या रूल्स हैं वो मैं आगे बताता रहूँगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपको हर टाइम पर आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूं, आपको गाइडेंस देता रहूं। करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, आपको खुद ही भागदौड़ करनी पड़ेगी, बट राइट डायरेक्शन में कहाँ किसके पास जाना है, कैसे अपने काम को करवाना है, उसका गाइडेंस तो मैं आपको दे सकता हूँ। उस गाइडेंस के बेसिस पर आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। क्या उम्मीद करके चलें डायरेक्ट एडमिशन में? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, अभी कई लोग जागे हैं, कई जो पेड काउंसलर हैं वो जागे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, डायरेक्ट एडमिशन में हम यहाँ करवा देंगे, वहाँ करवा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन में तो बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं। तो उनका तो काम यही है आपको उलझाना। तो सीटें खाली होना कोई नई बात नहीं है, रीप के अंदर सीटें पहले भी खाली होती थी और अभी भी खाली होंगी, लेकिन जिन सीट्स के लिए स्टूडेंट चाह रहा है वो तो उनको अभी भी खाली नहीं मिलेंगी। स्टूडेंट जनरली गवर्नमेंट के अंदर MBM, RTU, CTU या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के अंदर, या फिर जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के अंदर ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो उनके अंदर तो टेक ब्रांचेस थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी उनके अंदर टेक ब्रांचेस का मिलने में। तो जनरली इनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो बाकी जो सीटें खाली रहती थी वो तो सीटें खाली होती ही हैं हर बार, कोर ब्रांचेस में सीटें खाली हो जाएंगी, इनके अंदर भी खाली हो जाएंगी सीटें, बट अगेन वो जो सिचुएशन है वो अभी भी बनी रहेगी। और स्टूडेंट जब तक CSAB से बाहर नहीं आएगा तो वो अपनी सीट को सेव करा कर ही चलेगा, वो अभी सीट को विड्रॉ नहीं करेगा, वो अपनी फ़ीस जमा करके रखेगा और अपनी सीट को सेव करके रखेगा। तो टॉपर स्टूडेंट्स अभी तक भी बाहर नहीं हुए हैं और 14 अगस्त तक भी वो बाहर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका अभी वहाँ से CSAB से जो भी है अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो सीट आप अभी ये मान के मत चलो कि स्पॉट में भी ज़्यादा खाली देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि वही स्टूडेंट्स हैं वही वहाँ पर स्पॉट में भी अप्लाई करेंगे। तो ऐसा सब बोल रहे हैं सीट खाली होंगी, सीट खाली होंगी, खाली तो होती ही है, पर उनको लेना कौन चाहता है? जो खाली होती है उनको जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेना नहीं चाहते, खाली तो हर बार ही रहती हैं। आपके मतलब की ब्रांच, आपके मतलब के कॉलेज, आप वहीं तो उनको लेना चाहोगे। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरली इन्हीं को चूज़ करते हैं, उसमें भी टेक ब्रांचेस, तो वो तो बहुत मुश्किल है डायरेक्ट या स्पॉट के अंदर। सो मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई फॉर द सेम। तो जनरली होगा क्या कि एक MBM कॉलेज है और उसके बाद RTU है और उसके बाद CTAE है। तो होगा क्या कि एक स्टूडेंट ने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा उसने भी सेम यही अप्लाई कर दिया, यही अप्लाई कर दिया। तो सेम ही स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हीं तीनों कॉलेजेस को फिल कर देते हैं। तो सेम ही स्टूडेंट्स को फिल कर रहा है, तो वापस क्या होगा कि MBM शॉर्टलिस्ट करेगा तो वहाँ पर भी इसको इसी टॉपर स्टूडेंट को सीट मिल रही है, RTU में भी एक बार इसके लिए अलॉट हो जाएगी, एक बार CTA में भी अलॉट हो जाएगी। फिर इनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर जाना होगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए
जाओगे तो आपको अपनी मेरिट देखकर जाना पड़ेगा, तो मेरिट के अकॉर्डिंग सीट खाली है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है क्योंकि यही सेम स्टूडेंट्स डुप्लीकेट फॉर्म में जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर जनरली एमबीएम का तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, बट सीटीए उदयपुर को डायरेक्ट एडमिशन के भी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड करने पड़े थे लास्ट बार। इवन आरटीयू को भी एक और राउंड करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर सीटें, इनकी जो कोर ब्रांचेस की सीटें हैं वो फिल हो पाती हैं। और सीटें होंगी कितनी, गिनती की मैंने बता दिया कि एमबीएम में मतलब 100 से ज़्यादा नहीं होंगी, और यहाँ पर सीटीए में तो और भी कम रहती है। यहाँ पर तो हद मार के 50 के आसपास सीटें खाली, ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो 50 के आसपास। एंड आरटीयू के अंदर अगर कोर ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस बार अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो 150 तक सीटें खाली मिल जाएंगी, बट वो सारी कोर ब्रांचेस के अंदर होती है। नॉन पॉपुलर ब्रांचेस के अंदर ज़्यादा सीटें खाली होती हैं। जो पॉपुलर ब्रांचेस होंगी वो इंटरनल स्लाइडिंग से पहले ही फिल कर लेंगे स्टूडेंट, उनको पहले ही भर देंगे। तो जिनको अभी थोड़ी नॉन पॉपुलर ब्रांचेस मिली हैं तो उनको तो इंटरनल स्लाइडिंग में फ़ायदा हो जाएगा, और इंटरनल स्लाइडिंग में उनके चांसेस बेटर हो सकते हैं कि उनको अच्छी वहाँ पर ब्रांच मिल जाए। तो इस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन के अंदर भी कई बार सीटें खाली रह जाती हैं। डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करने के बाद भी सीटें खाली होती जाती हैं, और उसके बाद जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेगा यहाँ पर, उसके बाद सीसैप के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर भी इनमें से सीटें खाली होती जाती हैं। लेकिन ये है कि 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो 14 अगस्त के बाद जो भी सीटें खाली होंगी तो वो फिर यहाँ पर खाली ही रह जाएंगी। बट 14 अगस्त के बाद भी क्या होने वाला है वो मुझे आइडिया है, बट अभी मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिशियली मेरे पास नहीं है। बट यहाँ पर और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो हो भी सकते हैं। सो इन डायरेक्ट देयर इज़ नो गारंटी ऑफ गेटिंग अ ब्रांच ऑफ योर चॉइस। सो डायरेक्ट के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको अपनी ब्रांच या चॉइस की ब्रांच मिल जाए। तो अपने लॉजिक से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि सभी को चीज़ें समझ में ना आए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ समझाने के बाद भी उनके और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो रीप काउंसलिंग में जहाँ इतनी सीटें होती हैं, मतलब जब रीप जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है वहाँ पर इतनी सीट होती है, उसके अलॉटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो डायरेक्ट में ज़्यादा उम्मीद मत करके चलना। मतलब डायरेक्ट में इतनी उम्मीद करके मत चलना और इतना रिस्क मत लेना कि आपकी जो पुरानी सीट है उसको छोड़ के फिर डायरेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही मत लेना। तो जो प्रीवियस सीट है उसको सेफ रखकर ही स्पॉट के अंदर पार्टिसिपेट करना। ऐसा मत करना कि मैं तो सीधा स्पॉट में ही जाऊंगा और प्रीवियस सारे जो सीट्स हैं उनको छोड़ दिया आपने, तो ऐसे रिस्क मत लेना। हाँ, जिनको कुछ नहीं मिला है, जिनके पास अभी तक कुछ नहीं है, तो उनके पास तो स्पॉट का ही ऑप्शन है, तो वो तो टेंशन फ्री होके आराम से स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी ऑप्शन ऑफ नहीं किया है या कुछ भी नहीं मिला है तो उनके लिए तो टेंशन की बात है नहीं, वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए प्लस पॉइंट है। और ऐसा ही होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट हैं, देखो काउंसलिंग इसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी रैंक आते हुए भी काउंसलिंग मेथड से ये टॉप के कॉलेज, टॉप के ब्रांच नहीं मिली है, और अब लास्ट टाइम पर काफ़ी लोअर रैंक के स्टूडेंट्स को कोर ब्रांचेस इन टॉप के कॉलेजेस में मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको हम बोल सकते हैं ख़राब काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि अच्छी काउंसलिंग प्रोसेस होती तो पहली बात तो काउंसलिंग में इस तरह की नौबत नहीं आती, इस तरह से सीटें खाली नहीं होती और स्टूडेंट को इतना पजल भी नहीं होना पड़ता। वो बात अलग है, स्टूडेंट और ये सब हर काउंसलिंग में हर स्टेट के स्टूडेंट के साथ चल रहा है कि उनको वेट करना पड़ रहा है, और ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ है। बट थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर इसी काउंसलिंग मेथड में इसको थोड़ा सा प्रॉपरली डिज़ाइन कर देते तो वहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती। सो एट लास्ट सिस्टम ने काउंसलिंग प्रोसेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप एक तरीके की चक्रव्यूह में फंस गए हैं और एडमिशन लेने के लिए मजबूर भी हैं। आपको फीस भी देनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी सीट सेव करनी है। तो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। काफ़ी कुछ तो मैंने बता दिया है, बट आपको अपने अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग ही अपने प्लानिंग करनी होती है और इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के आना पड़ेगा। तो इन्फॉर्म करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि डायरेक्ट एडमिशन में क्या होगा कि आपने जो फीस डिपॉजिट करी है उसका रिस्क है कि आप अपनी जो डिपॉजिट फीस है उसको लूज़ कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भी आपको कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, बट प्राइवेट कॉलेजेस से अपने डॉक्यूमेंट निकलवाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। सो अभी हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में, वो तो डायरेक्ट एडमिशन की बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं दे रहे हैं। और अपनी वेबसाइट पर भी काफ़ी कॉलेजेस ने तो सीट मैट्रिक्स या फिर डायरेक्ट एडमिशन राउंड का कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है।
तो पता नहीं ये कितनी मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन देंगे, विदाउट मेरिट एडमिशन देंगे, तो आप समझ सकते हैं। सो कॉलेज ने अभी तक सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर नहीं करी है। कॉलेज सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी 11 अगस्त को, बट अभी नहीं है। प्रोसेस तो यही कहता है कि अभी हो जाना चाहिए था। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट तो कर दिए हैं, बट स्टूडेंट डोंट नो विच कॉलेज है वैकेंट सीट्स बिफोर अप्लाइंग। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि किस कॉलेज में कौन सी सीट वैकेंट है। वो अप्लाई भी कर देगा, पैसे भी लगा देगा, तो क्या मतलब निकलेगा उसका। और पता चला जिस ब्रांच के लिए उसने जिस कॉलेज में अप्लाई करा था उसके अंदर वो सीट ही वैकेंट नहीं निकली, तो उसका पैसा वेस्ट। सो द चैलेंज ऑफ स्विचिंग टू डायरेक्ट एडमिशन, तो रीप का जो रिजिड सिस्टम है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि वो स्विच कर पाए रीप काउंसलिंग से डायरेक्ट एडमिशन में, करे नहीं करे, उलझा हुआ है स्टूडेंट, स्टक है, फंसा हुआ है कि उसमें से क्या करे, कैसे डिसीजन ले। सो आपको अभी ब्लाइंड डिसीजंस ही लेने पड़ रहे हैं। एक तरीके से आप ब्लाइंड डिसीजंस, अंधेरे में तीर चला रहे हो, अंधेरे में डिसीजन ले रहे हो। एक तरीके से जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। इन डायरेक्ट ओनली यू हैव 1 डे टू डिसाइड, और जब डायरेक्ट भी होगा तो आपके पास सिर्फ एक ही दिन होगा डिसाइड करने के लिए, वो सिर्फ 14 अगस्त होगा, और ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होगा कि अब मुझे 14 अगस्त को क्या करना है। तो डायरेक्ट के राउंड में भी आपको 14 अगस्त को एट द मोमेंट डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्ट होती है आपको चेक किया, अगर आप मेरिट में ऊपर हो, आप नहीं फुलफिल करा रहे, आपको साइड करेंगे, फिर नेक्स्ट को चांस दे देंगे, फिर नेक्स्ट को चांस दे देंगे। इस तरीके से ये डायरेक्ट का यही मकसद रह जाता है कॉलेजेस के लिए कि अपनी सीटों को कैसे भी फिल कर लें। फिर ज़्यादा वो नहीं सोचते, ज़्यादा रिलैक्सेशन स्टूडेंट को नहीं करते डॉक्यूमेंट या फीस के रिगार्डिंग, तो कैसे भी करके वो लेना चाह रहे हैं। और प्राइवेट तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है कि वो डायरेक्ट से ही फिल करें। काउंसलिंग से तो जितने स्टूडेंट को वो दूर रखें उतना ही उनको अच्छा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट करने में उनको बहुत सारे इंटरनल बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। तो इसी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस की चलती है, प्राइवेट कॉलेजेस की लॉबी है वही हावी रहती है, तो उनके अकॉर्डिंग ही पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। और मैंने बता दिया कि इस चीज़ का कंपटीशन होना चाहिए कि कौन बेटर प्लेसमेंट दे रहा है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट किसका है, सब कम खर्चा कराकर, कम फीस लेकर बेस्ट एजुकेशन कौन दे रहा है। बट कॉलेजेस का इस पे कंपटीशन नहीं है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कि कम पैसा खर्च करा के कौन बेस्ट एजुकेशन दे रहा है। कंपटीशन इस पे है कि कैसे सीटों को भरा जाए, कैसे कैसे नए नए आइडियाज़ लगा के सीटों को फिल किया जाए। बस उनको अपनी सीट फिल करने से मतलब है। स्टूडेंट्स के साथ क्या इश्यूज़ हो सकते हैं उनसे जनरली किसी को लेना देना है नहीं। तो एज अ स्टूडेंट आपको अवेयर रहना है, आपके साथ क्या सही चल रहा है, क्या आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो आपको एक इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का मैं इसको चक्रव्यूह कह सकता हूँ। सो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है, इन सब की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और बाहर आकर एक अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच आपके खुद के लिए कैसे डिसाइड करनी है वो सब आपको बहुत प्लानिंग से करना होगा। सो मैंने अपने चैनल पर आपको सभी राउंड्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने बता दी है, और इसके आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। सो आई थिंक आप समझे होंगे सिस्टम की खामियों के बारे में, जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। सो यही है कि स्टूडेंट के पास वही गिनती के 4-5 कॉलेज के ऑप्शन हैं, वही गिनती की ब्रांचेस के ऑप्शन हैं, सब वही चाहते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं मेंटेन कर रखी है, तो स्टूडेंट मजबूर है, पेरेंट्स मजबूर है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।